नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बहुत दिनों बाद ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं, तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल यादव। आज मैं आपको मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत सिगमंड फ्राइड का पढ़ाऊंगा। तो मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत बहुत ही रोचक और इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अक्सर सीटेट, एचटेट और रीट भर्ती परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड में भी इससे सवाल उठते रहते हैं। अभी ये सिद्धांत पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कक्षा 11 और कक्षा 12 जो साइकोलॉजी के राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम में एक पुस्तक चलती मनोविज्ञान के नाम से। मनोविज्ञान की उस पुस्तक के जो प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का मैंने अपनी एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है प्रज्ञा शिक्षा मनोविज्ञान। वो मार्केट में अवेलेबल है, तो लॉकडाउन जैसे ही खुलता है तो आप वहाँ से ले सकते हो, या जहाँ भी आपको दुकान खुली मिलती है तो आप खरीद सकते हो। उसमें मैंने एक ऑब्जेक्टिव बुक निकाली, एक डिस्क्रिप्टिव है। जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें समस्त प्रश्न 11वीं और 12वीं के मैंने अपलोड किए हैं, वो उसमें लिखे हैं। तो 11वीं 12वीं के प्रश्न है, प्लस में एनसीईआरटी के प्रश्न हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, करीब 2000 क्वेश्चनों का, शानदार क्वेश्चनों का संग्रह है। और उन क्वेश्चनों को आपकी सुविधा के लिए मैंने वीडियो बना करके समझाया है। और समझाया कैसे है, जैसे कक्षा 11 का जो सिलेबस है, उस कक्षा 11 के सिलेबस में जो क्वेश्चन है उसका व्याख्यात्मक विस्तार से समझाया है। यानी कि यदि आप 20 क्वेश्चन पर डे के मैंने समझाए उसको देखते हो तो आपके 100 क्वेश्चन हल होते हैं लगभग। तो बहुत महत्वपूर्ण है वो वीडियो आपके लिए। तो आप जो है प्रज्ञा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन की घंटी दबाना नहीं भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो की सूचना आपको मिल सके। आप जो सर्च करें उसको सर्च करें कि कक्षा 11 मनोविज्ञान के प्रश्न, तो आप पार्ट फर्स्ट आपके निकल करके आ जाएगा, पार्ट फर्स्ट। और उसमें पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के नाम से अपलोडेड हैं 20-20 क्वेश्चन। ठीक वैसे ही कक्षा 12 मनोविज्ञान के प्रश्न हैं, वो 12 कक्षा 12 के अभी चल रहे हैं। रात 8 बजे मैं उनको अपलोड करता हूँ, 8 बजे आपको अवेलेबल होते हैं। आज मैं आपको लाइव 8 बजे ये वीडियो जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है मित्रों। और ये सिद्धांत, मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है, ये किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, शानदार तरीके से हम समझेंगे इसको। मनोलैंगिक जो विकास का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्राइड ने। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट कहलाता है, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। फ्राइड जो थे, सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 5 अवस्थाएं। लेकिन इससे पहले, इन अवस्थाओं को समझने से पहले, हम फ्राइड के अनुसार मूल प्रवृत्तियां होती है, उन मूल प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि फ्राइड का जो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत है, फ्राइड बताता है कि मानव का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व के विकास का एक बहुत बड़ा निर्धारक लैंगिक मूल प्रवृत्ति होती है। मानव पर्सनैलिटी जो है उसका बहुत बड़ा निर्धारक कौन होती है? मूल प्रवृत्ति होती है। और मूल प्रवृत्ति कैसी? लैंगिक मूल प्रवृत्ति। और फ्राइड ने उस लैंगिक मूल प्रवृत्ति को लिबिडो कहा। ध्यान रखना, क्या कहा? लिबिडो। फ्राइड ने लैंगिक मूल प्रवृत्ति को, लैंगिक मूल प्रवृत्ति को क्या कहा? लिबिडो। लिबिडो कहा। ये परीक्षा में बहुत बार आया है, लिबिडो, LIBIDO, लिबिडो, लिबिडो कहा। अब ये जो लिबिडो है, लैंगिक मूल प्रवृत्ति का नाम, क्या नाम दिया? लिबिडो। लैंगिक मूल प्रवृत्ति फ्राइड ने 2 प्रकार की बताई। एक जीवन मूलक मनोवृत्ति नाम दिया, जीवन मूलक मनोवृत्ति,
जीवन मूलक मनोवृत्ति, और दूसरा जो नाम दिया वो दिया मृत्यु मूलक मनोवृत्ति। मृत्यु मूलक मनोवृत्ति। तो फ्राइड ने दो प्रकार की मनोवृत्ति बताई, जीवन मूलक मनोवृत्ति और मृत्यु मूलक मनोवृत्ति। जीवन मूलक जो मनोवृत्ति है ये लैंगिक संतुष्टि से तुष्ट होती है। किससे संतुष्ट होती है जीवन मूलक मनोवृत्ति? लैंगिक संतुष्टि से, यानी ये इच्छाओं की तृप्ति चाहती है। तो जीवन मूलक जो मनोवृत्ति मनुष्य में होती है उसका नाम दिया फ्राइड ने इरोज। क्या नाम दिया? इरोज कह दो या इरोज कह दो, इरोस या इरोज, इरोज नाम दिया फ्राइड ने। जीवन मूलक जो मनोवृत्ति है जो लैंगिक संतुष्टि चाहती है उस जीवन मूलक मनोवृत्ति का क्या नाम दिया? इरोज। परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। दूसरा जो मृत्यु मूलक मनोवृत्ति है वो मृत्यु मूलक मनोवृत्ति को मुमूर्षा कहा जाता है, और ये आक्रामकता, हत्या, आत्महत्या, इनसे इसका संबंध होता है। ये विनाश की ओर इंगित करती है। तो मृत्यु मूलक मनोवृत्ति को मुमूर्षा भी कहते हैं। मुमूर्षा, तो ये मुमूर्षा जो है ये आक्रामकता जो है, आत्महत्या, हत्या, विध्वंसकारी घटनाओं को दर्शाती है। उसे मृत्यु मूलक मनोवृत्ति कहा गया या मुमूर्षा कहते हैं। और इस मृत्यु मूलक मनोवृत्ति को उन्होंने नाम दिया थैनाटोस। क्या नाम दिया? थैनाटोस। थैनाटोस, मृत्यु मूलक मनोवृत्ति को थैनाटोस कहा। तो जीवन मूलक मनोवृत्ति इरोज और मृत्यु मूलक मनोवृत्ति क्या नाम दिया? थैनाटोस। तो ये फ्राइड ने क्या कहा कि मानव का जो व्यक्तित्व होता है उसके विकास का एक बहुत बड़ा निर्धारक लैंगिक मूल प्रवृत्ति होती है, और जो लैंगिक मूल प्रवृत्ति है उसे फ्राइड ने क्या नाम दिया? लिबिडो कहा। और ये लैंगिक मूल प्रवृत्ति दो प्रकार से प्रकट होती है, एक जीवन मूलक मनोवृत्ति होती है और दूसरा मृत्यु मूलक मनोवृत्ति होती है। जीवन मूलक मनोवृत्ति को इरोज और मृत्यु मूलक मनोवृत्ति को थैनाटोस कहा। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फ्राइड का मनोलैंगिक विकास। इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई। कितनी अवस्थाएं बताई? 5। सबसे पहले जो अवस्था है उसका नाम दिया इन्होंने मुखीय अवस्था। मुखीय अवस्था, मुखीय अवस्था, इसे ओरल स्टेज कहा जाता है। मुखीय अवस्था क्या कहते हैं इसे? ओरल स्टेज। मुखीय अवस्था, ओरल स्टेज। ये जो अवस्था है ये जन्म से 18 माह तक लगभग होती है। जन्म से 0 से 18 माह। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है, इसकी एज पूछते हैं और किताबों में अलग अलग मिलती है। मैं ये जो आपको बताया 0 से 18 माह, ये राजस्थान बोर्ड की पाठ्यक्रम की पुस्तक से बताया है, एकदम ऑथेंटिक है। अगर ये बुक ही गलत है तो हम रिट लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो दिया हुआ है वो 0 से 18 माह मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज। अब ये मुख्य अवस्था होती क्या है? मुख्य अवस्था जब बालक के विकास की, ये पहली बात तो बालक के विकास की कैसी अवस्था है? प्रथम अवस्था है। बालक के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है फ्राइड के अनुसार? मुख्य अवस्था। पहला सवाल तो यही है। दूसरा, जो जन्म से कब तक चलती है? 18 माह तक। तीसरा, बालक के शरीर के मुख भाग से खुशी, बालक को शरीर के मुख भाग से खुशी मिलती है, अर्थात बालक खुशी की जो अभिव्यक्ति करता है या खुशी प्राप्त करता है वो मुख भाग से करता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? मुख्य अवस्था। मुख की क्रियाएं, मुख्य क्रियाएं कौन कौन सी करता है? होठ चूसना, जीभ और सहायक अंग में उसकी रुचि होती है। गाड़ी जैसे कोई बलबलाना या द्रुर ऐसी आवाज़ निकालना, इस प्रकार वो कई क्रियाएं करता है होठ और जीभ की सहायता से, जो उसके सहायक अंग होते हैं, रुचि के मुख्य भाग होते हैं। इसमें वो चूसना, निगलना, चबाना, काटना आदि जो क्रियाएं हैं उनमें क्या उनको करने से उसको क्या मिलती है? खुशी मिलती है। और ये ज़्यादातर क्रिया, सारी क्रियाएं किससे होती है? मुख भाग से होती है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका नाम क्या दिया? मुख्य अवस्था, जिसे ओरल स्टेज कहा जाता है। दूसरी जो अवस्था है
उसका नाम है गुदीय अवस्था। क्या नाम है मित्रों? गुदीय अवस्था। अब ये जो गुदीय अवस्था है, इस गुदीय अवस्था में को जो कहा जाता है इंग्लिश में, वो कहा जाता है एनल स्टेज। क्या कहते हैं? एनल स्टेज। अब ये जो गुदीय अवस्था है ये 18 माह से ऊपर होगी, यानी 18 माह से लगभग 3 वर्ष तक। 18 माह से 3 वर्ष, 18 माह से 3 वर्ष तक की जो अवस्था है उसका क्या नाम दिया? गुदीय अवस्था। फ्राइड बताता है कि जीवन ऊर्जा मुख भाग से स्थानांतरित होकर कहाँ पर आ जाती है? गुदा क्षेत्र में स्थानांतरित हो जाती है। तो यहाँ पर जो मुख भाग से बालक को संतुष्टि प्राप्त होती थी, खुशी मिलती थी, अब वो मुख भाग से न मिल करके ज़्यादा कहाँ से मिलती है? गुदा क्षेत्र से मिलती है, इसलिए इसका नाम दिया गुदीय अवस्था। अब यहाँ पर त्यागने की क्रियाओं से उसे खुशी मिलती है, जैसे शौच आदि करना। तभी आपने देखा होगा 18 से 3 माह का जब बालक होता है तो मित्रों जब वो शौच आदि करता है तो बैठा रहता है, बहुत देर तक बैठा बैठा कुछ न कुछ बनाता रहता है, इसलिए उसको आनंद की अनुभूति होती है, तो बहुत देर तक ऐसी क्रियाएं वो करना चाहता है। इसको नाम दिया उन्होंने गुदीय अवस्था। और ऐसा करने में तनाव में उसके क्या आती? कमी आती। तीसरी जो स्टेज है उसका नाम है उत्तर लैंगिक अवस्था। उत्तर लैंगिक अवस्था। जो उत्तर लैंगिक अवस्था है, इस उत्तर लैंगिक अवस्था में इसे कहा जाता है फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज, फैलिक स्टेज, यहाँ पर इसे कहेंगे उत्तर लैंगिक अवस्था। ये जो अवस्था है ये लगभग 3 से 5 वर्ष के मध्य होती है। 3 वर्ष के बाद 5 वर्ष तक इस अवस्था की जो आयु होती है उत्तर लैंगिक अवस्था। मित्रों ये क्या होती है? पहला मुख भाग से स्थानांतरित होकर गुदा क्षेत्र, और गुदा से स्थानांतरित होकर जो है लिंग भाग की ओर बढ़ने लगती है। इसमें क्या होता है? बालक जो है, इसमें बालक का संतुष्टिकरण जननांगों पर केंद्रित हो जाता है। बालक का संतुष्टिकरण किस पर केंद्रित हो जाता है? जननांगों पर, इसलिए इसको उत्तर लैंगिक अवस्था कहते हैं। यानी यहाँ से निकल करके जननांग केंद्र जो हैं उन पर उसका केंद्र हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सामान्य होता है, वैसे बच्चा में इलेक्ट्रा और ओडिपस जो ग्रंथि होती, जो आप अक्सर सुनते हो और परीक्षा में पूछी जाती है, वो इलेक्ट्रा और ओडिपस जो ग्रंथि वो सक्रिय हो जाती है। यानी कि एक जो बालक होगा उस बालक में ओडिपस ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि होगी? ओडिपस। बालक में ओडिपस ग्रंथि सक्रिय हो जाएगी, और ये ओडिपस ग्रंथि बालक में रहती है, पुरुष है, तो ये पितृविरोधी होगी, क्योंकि बालक अपनी जो है माता से प्रेम करता है और बालिका अपने पिता से प्रेम अधिक करती है। तो बालक में ओडिपस ग्रंथि होगी और ये पितृविरोधी ग्रंथि कहलाती है। पितृविरोधी। तो आपसे पूछे कि पितृविरोधी ग्रंथि का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा ओडिपस ग्रंथि। ओडिपस ग्रंथि या पितृविरोधी ग्रंथि किस अवस्था में विकसित हो जाती है? तो उत्तर लैंगिक अवस्था में। दूसरी जो ग्रंथि है इलेक्ट्रा। कौन सी ग्रंथि है? इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है ये ग्रंथि बालिका में होती है। किस में होगी? बालिका में। अब ये इलेक्ट्रा ग्रंथि बालिका में होगी, और बालिका में जब होती है तो लड़की जो है अपने पिता से अधिक प्रेम करती, इसलिए मातृविरोधी है। कैसी है ये? मातृविरोधी। तो मातृविरोधी ग्रंथि का क्या नाम है? इलेक्ट्रा। पितृविरोधी ग्रंथि का क्या नाम है? ओडिपस। इलेक्ट्रा ग्रंथि किस में पाई जाएगी? लड़कियों में। लड़की अपने पिता से अधिक स्नेह करती है, किस ग्रंथि के कारण करती है? इलेक्ट्रा। बालक अपनी माता से अधिक स्नेह करता है, कौन सी ग्रंथि सक्रिय होने के कारण करता है? जो है ओडिपस। तो ये प्रश्न बनते हैं। इसके बाद फ्राइड इसे लिंगीय संघर्ष और अपराध बोध की ओर जो है अग्रसर करता है। यानी कि फ्राइड कहता है कि ये लिंगीय संघर्ष और अपराध बोध की ओर इंगित करता है। ये लिंगीय संघर्ष की अवस्था है। यहाँ पर ईर्ष्या होती है,
बालक और बालिका को आपस में। तो इसलिए बालक अपनी माता से और बालिका अपने पिता से अधिक स्नेह करती है। तीसरी अवस्था थी। इसके बाद जो चौथी अवस्था है उसका नाम है सुप्तावस्था। कौन सी अवस्था है? सुप्तावस्था। 5 अवस्थाएं हम पढ़ रहे हैं। चौथी जो अवस्था है इसका नाम है सुप्तावस्था। सुप्तावस्था सोई हुई अवस्था, सुप्तावस्था कह दो, या फिर इसे अव्यक्त अवस्था कह दो, या नीलीन अवस्था कह दो। इसे कहेंगे अव्यक्तावस्था, या इसे नीलीनावस्था, नीलीनावस्था, छिपी हुई अवस्था। सुप्तावस्था, अव्यक्त अवस्था, नीलीनावस्था एक ही बात है, और इसे इंग्लिश में कहते हैं लेटेंसी पीरियड। क्या कहेंगे इंग्लिश में इसे? पीरियड। इसे इंग्लिश में कहेंगे लेटेंसी पीरियड। लेटेंसी पीरियड। तो यहां पर ये जो है सुप्तावस्था या नीलीन अवस्था है, और ये जो अवस्था है इस अवस्था में जो काम प्रवृत्ति है वो फ्राइड कहते हैं लगभग गौण हो जाती है, और इसी का नाम दिया इसने नीलीन अवस्था या अव्यक्त अवस्था। और इसकी जो आयु है वो 5 वर्ष से और यौवन आरंभ तक, अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि 6 से 12, यानी कि ये जो बाल्यावस्था का जो काल होता है, बाल्यावस्था में काम की प्रसुप्त अवस्था, बाल्यावस्था काम की प्रसुप्त अवस्था इसलिए कहलाती है क्योंकि यहाँ पर काम प्रवृत्ति बालक में न्यून हो जाती है, गौण हो जाती है। तो यहाँ पर जो काम की प्रसुप्त अवस्था है वो कौन सी अवस्था होगी? 6 से 12 वर्ष की आयु। यहाँ पर क्या है कि इस काल में जो जीवन ऊर्जा है अलैंगिक क्रियाओं में अधिक व्यक्त होने लगती है, यानी लैंगिक क्रियाओं की बजाय अलैंगिक क्रियाओं में व्यक्त होती है बालक की क्रियाएं। यानी बालक खेल में मस्त रहता है, खेल खेलता है तो उसमें ही लगा रहेगा, साथियों से संबंध के रूप में क्रियान्वित होती है, और दल बनाकर चलता है, टोली और दल की आयु होती है। इसलिए ये अवस्था सुप्त अवस्था कहलाती है। और जो अंतिम जो अवस्था है उसका नाम दिया इन्होंने जननांगीय अवस्था। अंतिम अवस्था क्या नाम दिया मित्रों? 5वीं जो अवस्था है वो है जननांगीय अवस्था। जो जननांगीय अवस्था है यानी कि जननांगों का विकास लगभग इसमें पूर्ण होता है इस अवस्था में, और ये 12 वर्ष से किशोर अवस्था की समाप्ति तक इसका जो है काल माना जाता है, किशोर अवस्था तक। तो यहाँ पर जो है जेनेटाइल जो पीरियड स्टेज है उसे जननांगीय अवस्था कहते हैं। यहाँ पर किशोर अवस्था तक का इसका पीरियड मैंने बताया जननांगीय अवस्था का। जननांगीय अवस्था में क्या होता है कि जननांगों का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, और जो काम प्रवृत्ति है वो जो है शैश अवस्था की तरह पुनः तीव्र हो जाती है। तो यहाँ पर विषमलिंगी आकर्षण, यहाँ तो समलिंगी आकर्षण था और यहाँ पर क्या हो जाएगा? विषमलिंगी आकर्षण, यानी जननांगीय अवस्था में विषमलिंगीय आकर्षण होता है। तो विषमलिंगीय आकर्षण किस अवस्था में होगा? जननांगीय अवस्था में होगा, और ये अंतिम अवस्था है। तो आप इधर ध्यान दें। पहली अवस्था मुख्य अवस्था, यहाँ पर काम प्रवृत्ति मुख भाग से प्रकट होती है। यहाँ पर चूसना, निगलना, काटना, बच्चे दांत किटकिटाता है, दांत से काटता है, उसको आनंद की अनुभूति होती है इन चीज़ों करने में। तो ये मुख्य अवस्था है। वहाँ पर फ्राइड बताता है कि ये जो क्रियाएं करता है बालक काम वासना के वशीभूत होकर के करता है, काम प्रवृत्ति तीव्र होती है, सर्वाधिक होती है फ्राइड के अनुसार शैश अवस्था। तो यहाँ पर मुख्य अवस्था नाम दिया। दूसरी अवस्था, ये जो काम प्रवृत्ति कहाँ पर स्थानांतरित हो जाती है? गुदावस्था में, और त्यागने की क्रियाओं में बच्चे को आनंद की अनुभूति होती है, इसे क्या नाम दिया? गुदीय अवस्था। तीसरी उत्तर लैंगिक अवस्था। उत्तर लैंगिक अवस्था में गुदीय अवस्था से स्थानांतरित होकर यहाँ पर जननांगों पर केंद्रित हो जाती है बच्चे की प्रवृत्ति, और यहाँ पर इलेक्ट्रा और ओडिपस ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, जिसके कारण लड़की अपने पिता से और
लड़का अपनी माता से अधिक स्नेह करता है। तो ओडिपस ग्रंथि किस में पाई जाएगी? लड़के में। इलेक्ट्रा ग्रंथि किस में पाई जाएगी? लड़की में। इसके बाद जो अवस्था है सुप्त अवस्था या अव्यक्त अवस्था या नीलीन अवस्था। सुप्त अवस्था में काम प्रवृत्ति जो है सोई हुई होती है और बालक की जो प्रवृत्ति है वो खेल के माध्यम से या खेल आदि क्रियाओं के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। अंतिम जो अवस्था है वो जननांगी अवस्था। यहाँ पर जननांगों का पूर्ण विकास होता है और विषम लिंगी आकर्षण अधिक बढ़ जाता है। इसका नाम दिया इन्होंने जननांगी अवस्था। तो इसकी जो आयु आपसे पूछे तो 12 वर्ष से किशोर अवस्था तक इसकी आयु है। मित्रों, ये था सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। यदि आपको ये पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।